हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने बीएस अड्डा पे। तो दोस्तों, इससे पहले हम बिहार एसएससी का लेकर आ रहे थे सेट। अभी जो आज से जो नया आपके लिए जो मैं लेकर आ रहा हूं वो आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का है। इसमें आपको 20/20 बोले तो 20 क्वेश्चन आपका 20/20 साइंस का मैं कराने वाला हूँ। और मैं आपके लिए जीके जीएस भी लाऊंगा। पहले मैं साइंस का स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसका जो साइंस का पोर्शन होता है वो ज़्यादा टफ नहीं होता है और ना ज़्यादा हार्ड भी होता है, बोले तो एवरेज होता है। अगर कोई बच्चा अगर थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर ले तो हमें नहीं लगता है कि वो बच्चा एग्जाम क्लियर करने से पीछे रह सकता है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को एक नया चीज़ का जो शुरुआत हुआ उसमें स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक जीप 20 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर चलती है। यदि जीप और सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.64 है तो अधिकतम वेग जिससे जीप बिना फिसले चल सकती है। देखो क्या क्या रहा है कि मान के चलो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस पे क्या कर रही है सर, एक जीप चल रही है। मान के चलो कि यहाँ पे हमारा एक जीप है, उसका यहाँ पे चलो ये लगा हुआ, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है सर आपका 20 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है सर, तो घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक कितना है सर, तो ये है आपका 0.4, ठीक है। फिर द्रव्यमान कितना दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है आपका 1000 kg। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप ये पढ़े होंगे कि बैलेंस कोई भी अगर तभी बैलेंस रहता है जब उसका अभिकेंद्रीय बल और घर्षण बल दोनों बराबर होता है। हम इसी सिद्धांत पे बताएंगे। देखो, अभिकेंद्रीय बल कौन सी, अभिकेंद्रीय बल जिसको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं, सेंटीपेटल फोर्स, और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया जिसको कि घर्षण बल बोलते हैं, घर्षण बल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, mv²/r, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका म्यू जहाँ पे क्या है सर, तो म्यू है आपका घर्षण गुणांक, एक एन आपका क्या हो गया सर, नॉर्मल। तो आप पढ़े होंगे कि मान के चलो कोई अगर जमीन है, अगर यहाँ पे कोई गाड़ी है ऐसे, तो अगर इसका चक्का है तो ये नीचे की तरफ जो फोर्स लगाती है वो mg होता है, ठीक है। जो नीचे की तरफ जो फोर्स जो लग रहा है वो क्या mg है। और ये जो रिएक्शन बोलते हैं, ये इसको एन बोलते हैं, ए हो गया। तो एन बराबर यहाँ पर mg एक तरह से ले सकते हैं, नहीं जरूर ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू रखूँ यहाँ पे mv² r = म्यू, एन का वैल्यू अगर mg रख दे हम यहाँ से, तो ये m से में एक कट जाएगा तो बच गया क्या चीज, तो v² म्यू r, v² बराबर क्या हो जाएगा सर, म्यू r, ठीक है। म्यू जहाँ पे क्या है सर, ये v है, v हटा दिए तो चलो ये आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू रखेंगे तो देखो 0.64 है इंटू कितना है सर, 20 मीटर है। तो इसको यहाँ से सर आप हटा दो, इसको अगर यहाँ से हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जी का वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, 10 दे रखा, तो एक शून्य से एक शून्य ये कट गया, तो ये √128 आ गया। अगर इस √128 को अगर तोड़ोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11.3 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा सर, बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, चालक तो 5 पर ओम वाले एक चालक पर 10 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है, तो चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा है, क्या है सर। तो आप पढ़े होंगे कि ये क्या दे रखा है, पहले दे रखा है जो हम आपको बता दें कि 1/r बराबर क्या दे रखा है, 5 पर ओम, 5 पर ओम दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद v बराबर क्या दिखा है, तो सर 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, 10 वोल्ट दे रखा है। तो आप पढ़े हैं कि v बराबर क्या होता है, i बराबर क्या पूछ रहा है कि i बराबर क्या होता है, तो सर i बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पढ़ोगे तो v = IR होता है, पढ़े हो। तो अब i बराबर क्या हो जाएगा, i पूछेगा तो v/r हो जाएगा, ठीक है। तो v यहाँ पे कितना है सर, तो v यहाँ पे आपका कितना है, 5 है, ठीक है, 5 हो गया। और अगर 1/r कितना था, ये r है, अगर r पूछेगा तो 1, ये बस r का वैल्यू दे रखा था, तो 1/r पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1/5। बिल्कुल 10, ये वोल्ट आपका 10 हो गया। तो ये r है तो ये 1/5 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 5 यानी कि
50 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक साधारण लोलक की लंबाई और समय अवधि के वर्ग के बीच का ग्राफ होता है, कैसा ग्राफ होता है सर, तो सीधी ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है सर, तो आपका सीधा ग्राफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है सर कि सीजीपीए प्रणाली में पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको मतलब कहने का मतलब है कि ये जो सीजीए प्रणाली में है इसको एसआई में बदलना है। क्या बोल रहा है सर, सीजीएम प्रणाली को किस में बदलना है सर, सीजीएस यूनिट जो बोलते हैं उसको किस में बदलना है, एसआई यूनिट में बदलना है। ये बोला, इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना। ठीक है, तो पहले जो दे रखा है वो हम कर लेते हैं सर। तो देखो इसको कुछ नहीं करना, अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, जैसे जो दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे चलो लिखूं डेंसिटी बराबर क्या है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं 13.6 गुना 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यही दे रखा है ना, यही दे रखा है बिल्कुल। तो अब क्या कर दे, इस पे वैल्यू रख देते हैं। चलो तो अगर इसको मैं मीटर केजी में बदलना चाहूँ तो क्या कर देंगे, 13.6 इंटू 10⁻⁻3, फिर 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, ये मीटर में हो जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 13.6 इंटू 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सर, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम करते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है कि डीएनए का पूर्ण जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस उत्पन्न करता है। जब हम डीएनए का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, बोल रहा है कि जब अगर डीएनए है, अगर डीएनए का हम क्या करते हैं सर, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं सर, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा। तो सर देखिए जब डीएनए का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपका बीटा डेल्टा 2 डीऑक्सोरोबिक फॉस्फोरिक अम्ल और एडेनिन मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कि डीएनए का पूर्ण जल अपघटन बीटा डेल्टा 2 डीऑक्सोरिबिन, ये तो बता दिया। वो डीएनए में नाइट्रोजन, क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट होते हैं। सबसे पहले जानो डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में होता है सर सॉरी, डीएनए में नाइट्रोजन, क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट होते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार के नाइट्रोजीनियस क्षारक होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। ठीक है, साथ ही थाइमिन डीएनए में पायरिडिमिन और एडेनिन प्यूरिन के रूप में मौजूद होता है। डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से एक पेंटो शर्करा डीएनए डीऑक्सोरोबिक बनता है। इस प्रकार डीएनए के पूर्ण जल अपघटन बीटा डेल्टा 2 डीऑक्सोरोबिक फॉस्फेरिक अम्ल और एडेनिन बनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत अम्ल है, इनमें से पूछा सबसे मजबूत अम्ल इनमें से कौन सा है, तो सर ये 2 नंबर है। ठीक है, ये पी नाइट्रोफेनॉल है। अगर ये बोले तो सर पी नाइट्रोफेनॉल, ठीक है ये, ठीक है, तो ये सबसे मजबूत अम्ल है। चलिए अगला देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है सर, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन एम्पियर पर मीटर है। क्या है सर, न्यूटन एम्पियर पर मीटर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जेम्स चैडविक ने किस मूल कण का आविष्कार किया, तो जेम्स चैडविक ने किसका आविष्कार किया सर, तो न्यूट्रॉन का किया। किसका किया, न्यूट्रॉन का। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि न्यूट्रॉन परमाणु का एक अति आवश्यक घटक है जो विद्युत रूप से उदासीन कण होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने करी थी न्यूट्रॉन की खोज, जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब बोले तो न्यूट्रॉन पर कोई ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, अर्थात यह उदासीन कण होता है। अब थोड़ा सा अगर कोई पूछ दे आपसे कि बताइए कि गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किसने किया था, अगर पूछे चलिए अगर बोले तो इलेक्ट्रॉन का किसने किया था, तो सर इसका किए थे जे थॉमसन। किसने किया था सर, जे थॉमसन ने किया था। कब किया था, तो सर 1897 में किया था। ठीक है, अगर पूछा आपसे न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था सर, तो जे चैडविक ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो ये 1897 में किया था। अगर प्रोटॉन की पूछे, किसकी पूछे, प्रोटॉन की, तो इसका किसने किया था सर, तो इसका गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था,
गोल्डस्टीन ने किया था। कब किया था सर? तो 1919 में किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में फास्फोरस के ऑक्साइड का काम है। फास्फोरस के ऑक्साइड का काम क्या है सर? तो एक अम्लीय एनहाइड का है। किसका है सर? एक अम्लीय एनहाइड का। रासायनिक अभिक्रिया में फास्फोरस के ऑक्साइड का काम एक अम्लीय एनहाइड का है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पूछ रहा कि सबसे अधिक क्रियाशील इसमें से कौन है? तो सर ये C2H2 है। कौन सा है सर? ये C2H2 है। कौन सा है सर? ये C2H2 है। ठीक है, अब क्यों ज्यादा अधिक क्रियाशील इसके बारे में देख ले। तो हाइड्रोकार्बन दो पर, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप ये जानो कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। देखो हाइड्रो, थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं। ठीक है, हाइड्रो अगर इसको तोड़ोगे तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का मात्रा पाया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सेचुरेटेड होता है, एक सेचुरेटेड होता है, एक आपका अनसेचुरेटेड होता है। एक आपका क्या होता है? अनसेचुरेटेड होता है। ठीक है, सेचुरेटेड को हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसंतृप्त बोलते हैं। ठीक है, तो सर इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। किसमें सर? ठीक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। मतलब इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है सर। इसमें क्या होता है सर? इसमें क्या होता है? इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। बोले तो जैसे कार्बन है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड आता है। वही अगर अनसैचुरेटेड पूछेगा तो इसमें क्या रहता है सर? तो इसमें डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं सर? अल्काइन बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हो ये क्या है सर? ये इथीन है। तो इथीन इसमें सबसे ज्यादा क्या है सर? क्रियाशील है। चलिए अगला सवाल है, जब पूछ रहा है, अगला सवाल आपके बीच में है कि जब Na2FeCN6NO के ताजा तैयार किए गए विलयन को सोडियम के साथ इसमें सल्फर सम्मिलित है मिलाया गया तो विलयन का रंग होगा क्या होगा? तो चलो मैं इसके बारे में बता दूं कि जब Na2FeCN NO के ताजा तैयार किए गए विलयन को सोडियम के सार से मिलाते हैं तो इसका जो रंग होता है सर वो आपका क्या होता है सर? इसका रंग आपका गहरा बैंगनी रंग का बन जाता है। कैसा बन जाता है सर? ये गहरा बैंगनी रंग का बन जाता है। अगला है, लेक्लांच सेल में MnO2 के साथ कार्बन पुनः मिला दिया जाता है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो आपको एक चीज पता होगा कि जब लेक्लांच सेल ऐसा होता है, जैसे आप पढ़े होंगे ऐसे करके लेक्लांच सेल होता है, इसमें क्या रहता है? इसमें पूरा आपका अमोनियम भरा हुआ रहता है। इसमें क्या रहता है सर? तो इसमें NH4Cl रहता है, अमोनियम क्लोराइड रहता है इसमें। ठीक है, इसमें दो आप ऐसे लगा दो, कैथोड लगा दो, एनोड लगा दो। ठीक है, ये क्या है सर? तो ये आपका कार्बन का छड़ है। ये कौन सा है सर? ये कार्बन का छड़ हो गया। और ये है आपका जस्ते की छड़ हो गई। क्या बोले? ये जस्ते की छड़ हो गई। ठीक है, तो इस सेल में कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन भर जाता है। इसमें जस्ते की छड़ कैथोड का कार्य करती है। ये जो आप देख रहे हो जस्ते की छड़, ये वाला यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये किसका काम करती है सर? तो ये आपका कैथोड का काम करती है। किसका? कैथोड का। और ये वाला जो है ये आपका एनोड का काम करती है। ठीक है, तथा सेल में एनोड के लिए कार्बन की छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन मिश्रण के बीच रखी जाती है तथा MnO2 को सुचालक बनाता है। क्या बनाता है सर? ये क्या बनाता है? तो इसको ये सुचालक बनाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसको MnO2 को क्या बोलते हैं? MnO2 को क्या बोलते हैं सर? तो ये हो गया आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या करता है सर? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को सुचालक बना देता है। ठीक है, चलिए, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक है। कौन सा है सर? तो आपका सोडियम कार्बोनेट। कौन सा है सर? सोडियम कार्बोनेट। ऐसा क्यों है? तो थोड़ा बिल्कुल हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में बिना एक्सप्लेनेशन का, बिना रीजन के हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। आपका भले
20 सवाल हो, लेकिन वो 1 घंटा चल जाए, 2 घंटा चल जाए, नो इशू। लेकिन ये जो 20 पढ़ोगे, इसमें से अगर एक भी एग्जाम में आएगा सवाल, आप छोड़ के नहीं आओगे, इतना मेरा वादा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक है, मतलब प्रयुक्त कंपाउंड कौन सा है? तो सर ये सोडियम कार्बोनेट है। आखिर ऐसा क्यों है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य सूत्र Na2CO3 होता है, बिल्कुल। इसका जलीय विलयन क्षारीय है, यही कारण है इसका उपयोग अपमार्जक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में और कपड़ों में से ग्रीस, चिकनाई और वाइन के धब्बों को साफ करने में, कांच, साबुन, बोरेक्स, कास्टिक सोडा, जल, कांच, कागज, पेंट के निर्माण में तथा पेट्रोलियम को शुद्ध करने में और वस्त्र उद्योग में अभिकर्मिक के रूप में तथा प्रयोगशाला में अभिकर्मिक के रूप में किया जाता है। किसको सर? तो सोडियम कार्बोनेट को। चलिए अगला है, पशुओं में हेमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? कौन सा अणु होता है सर? तो ये आपका साइटोक्रोम होता है। कौन सा होता है सर? साइटोक्रोम होता है। अगला सवाल है, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है सर? तो इसमें आपका उच्च अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल होता है। अगला है, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है। बोल रहा है कि करक्यूमिक किससे अलग किया जाता है? किससे अलग किया जाता है सर? तो आपको हल्दी से अलग किया जाता है। थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं, करक्यूमिक हल्दी में पाया जाने वाला फिनोलिक यौगिक होता है। कौन सा सर? फिनोलिक यौगिक होता है, जो कैंसर ग्रस्त ऊतकों के मरम्मत में सहायक होता है। इसी यौगिक तत्व के कारण हल्दी का रंग पीला होता है, ठीक है। चलिए, इससे कितना बड़ी एक जानकारी आपको मिल गया कि जो फिनोलिक होता है, कौन सा सर? फिनोलिक होता है आपका, इसी के वजह से क्या होता है सर? हल्दी का रंग पीला होता है। चलिए अगला देखते हैं, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो सर वाष्पोत्सर्जन की वजह से। किसकी वजह से? वाष्पोत्सर्जन। आखिर इस क्या है इसका रीजन? तो मैं बता दूं कि आमतौर पर वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन में पौधों में पानी की कमी हो जाती है, जिससे उनकी पूरी संरचना झुक जाती है। इस पौधों की विल्टिंग को मुरझाना कहते हैं। पौधों का मुरझाना से होता है, 2 कारणों से होता है। पहला, वाष्पोत्सर्जन के कारण अत्यधिक जल की हानि, और दूसरा अपेक्षाकृत कम अवशोषण। यानी कि 2 तरह से अगर कोई पौधा मुरझा रहा है तो इसका 2 रीजन है। पहला क्या रीजन है? या तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? इवोपरेशन हो रहा है, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है सर? ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है। इन 2 वजहों से क्या होता है सर? पौधा आपका मुरझा जाता है। चलिए, और अगला सवाल है आपके बीच, और ये आज का आखिरी सवाल भी है कि सेलुलोसी भीति किसके सेलों में पाई जाती है? जो सेलुलोज भीति हो किस में पाई जाती है? तो सर ये पौधे में पाई जाती है। किस में? पौधे में। क्या है? तो थोड़ा इसका बारे में आपको बता दूं कि सेलुलोज हरे पौधों और कई शैवाल के रूपों में प्राथमिक दीवार का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक होता है। यह ग्लूकोज इकाइयों से बना एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कौन सा? तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, C6H10O5N एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कौन सा सर? तो ये जो ग्लूकोज है, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका पूरा ALP का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था साइंस का सवाल, वो आज आपका हो गया। तो वैसे बच्चे जो चाहते हैं कि वो भी ALP का तैयारी करके तैयारी को अपना मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे VA सर अड्डा पे आप डेली जो मैं क्लास लेता हूँ आप प्लीज़ अटेंड करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।